हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी में गद्यांश को। जो आपका सी टेट का एग्ज़ाम होता है इसमें आपका गद्यांश आता है, गद्यांश और पद्यांश आता है। तो इसमें हम गद्यांश को आपको बताएंगे किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इनको डिस्कस करा रही हूँ, और आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं क्लासेस भी आपकी चलाऊंगी। तो आपको हमारे साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, क्योंकि आपके पास मात्र 2 महीने बचते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। आप सभी को पता है जो जुलाई वाला सीटेट है वह होगा, तो फॉर्म फिल हो रहे हैं। आप अपना जल्दी से फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि आपका जो मनपसंद डिस्ट्रिक्ट है वह नहीं मिल पाएगा। फिर आपको एग्ज़ाम देने के लिए दूर जाना पड़ेगा। अगर आप फिर दूर जाते हैं तो आपको जाने आने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको फॉर्म भरना है, तो आपको क्या करना है, अभी से आप फिल कर दीजिए उसको। तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है कि 1 महीने का टाइम है फॉर्म को भरने के लिए। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अभी आज ही आपको फॉर्म फिल कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है इस एग्ज़ाम के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं गद्यांश को। हिंदी में गद्यांश को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। यानी कि गद्यांश के अनुसार ही आपको, यानी कि आपको इस गद्यांश में जो चीज़ें दे रखी हैं उसी को समझ करके आपको इस को सॉल्व करना है। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से आपको दे रखा है। यह इतना बड़ा आपका गद्यांश है, यहाँ से लेकर आपका चलता है यहाँ तक। तो यह आपका क्या हो जाता है, गद्यांश होता है। इतना बड़ा आपको गद्यांश दे रखा है, आपको इसी में से अपने क्वेश्चंस के आंसर को छांटना होता है। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें समझते हैं किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को छांटना है। हम गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम इसको पढ़ने बैठ जाते हैं तो हमारा जो समय है वह काफ़ी चला जाता है। तो आपको गद्यांश को सबसे पहले नहीं पढ़ना है। अगर आपको ऐसा लगता है पढ़ना चाहिए तो आप फास्ट पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपको गद्यांश को पढ़ना है। इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि गद्यांश को पढ़ने में काफ़ी समय चला जाता है। तो सबसे पहले हम गद्यांश के लिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 देखते हैं। तो गद्यांश के आधार पर संसार की सबसे बड़ी देन है। आपसे पूछा है कि जो आपको यह गद्यांश दे रखा है, इसके आधार पर संसार की सबसे बड़ी देन क्या है। तो मित्रता है, शत्रुता है, पास पड़ोस है, या फिर रिश्तेदार हैं। तो आपको बताना है इसमें कि गद्यांश की सबसे बड़ी इसमें संसार की देन क्या है। तो चलिए समझते हैं। मित्रता संसार की सबसे बड़ी नियामत है। आपको पहली लाइन में ही आपको आपका आंसर मिल गया कि मित्रता क्या है, संसार की सबसे बड़ी नियामत है। नियामत का मतलब सबसे बड़ी क्या है, संसार की देन है, नियामत है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो मित्रता है यह हो जाती है। आपको कैसे सॉल्व करना है, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन का आंसर आपको एक लाइन में मिल जाएगा। मतलब जैसे आपको वहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था कि मित्रता है, वह संसार की क्वेश्चन दे रखा था कि गद्यांश के आधार पर संसार की सबसे बड़ी देन क्या है, तो आपका आंसर हो जाता है मित्रता। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पे मित्रता मिल गया तो आपको यहाँ से पढ़ना है, और आपको यहाँ तक पढ़ना है जहाँ तक आपका जो विराम लगा है वहाँ तक आपको उसी लाइन में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पढ़ा, तो मित्रता आपको आपका आंसर मिल गया। तो चलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है, मित्रता यह संसार की सबसे बड़ी देन है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है। उपर्युक्त गद्यांश में किस कवि का उल्लेख किया गया है। यानी कि जो आपको यह गद्यांश दे रखा है इसमें कौन से कवि का उल्लेख किया गया है, यानी किस कवि के बारे में इसमें दे रखा है आपको। तो सूरदास के बारे में, कुम्भन दास के बारे में, तुलसीदास के बारे में, या फिर कालिदास के बारे में। तो चलिए गद्यांश पर चलते हैं, समझते हैं। गद्यांश में आपको दे रखा है किस
कवि के बारे में दे रखा है, तो समझते हैं। तो इसमें आपको उनका नाम दे रखा होगा, आप ढूंढिए कहाँ पर हैं। बखान करते समय गर्व का अनुभव करें, वास्तव में मित्रता वही है जो हमारी गलतियों को बताए और सुधार का मार्ग दिखाई दिखाई देखो, यहाँ पे आपको तुलसीदास दे रखे हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख से दुखी हो और बड़े से बड़े दुख को धूल के कण के समान और मित्र के कण के समान दुख को बड़ा दुखी समझे। यानी आपको इतना बड़ा नहीं बनना है। आपसे इसमें पूछा था कि जो यह गद्यांश है इसमें कौन से कवि का उल्लेख किया गया है, तो इसमें सिर्फ तुलसीदास का उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। तुलसीदास के बारे में कहा गया है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका कि सच्चा मित्र, आपका सच्चा मित्र कौन होगा। सच्चा मित्र की बात की गई है, तो कौन सा मित्र है वह सच्चा मित्र कहलाएगा। तो जो कठिन समय में आपका साथ दे वह आपका सच्चा मित्र होगा, या फिर जो केवल खुशहाली में ही आपका साथ दे, यानी कि जब आप खुश हैं तभी वह आपका साथ दे रहा है, तो क्या वह सच्चा मित्र है। तो या फिर जो आपके गुणों का वर्णन करता रहे, यानी कि आपके अच्छे गुण हैं, आपके अवगुण भी होते हैं, तो उनके बारे में उसका बखान करे, तो ऐसा मित्र सच्चा होता है। या फिर जो सबके सामने आपकी गलतियां बताए, यानी कि सभी के सामने आपको ऐसा प्रेजेंट करे कि यह बिल्कुल नेगेटिव है, यानी कि उसकी सारी गलतियों को दिखाई। तो सच्चा मित्र क्या होता है, आपको ऐसे ही पता चल जाता है कि सच्चा मित्र होता क्या है कि जो कठिन समय में आपका साथ दे, जो परिस्थितियों में आपका साथ देता है वही आपका सच्चा मित्र होता है। बाकी के जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं, खुशहाली में साथ दे यह गलत है, गुणों का वर्णन करे यह भी गलत है, और गलतियां भी बताई यह भी आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि अपने बड़े से बड़े दुख को धूल के कण के समान समझना वाक्य का क्या भाव है। इस वाक्य का आपको भाव बताना है कि अपने बड़े से बड़े दुख को धूल के कण के समान समझना, इसमें आपको इसका भाव बताना है। तो अपने दुख को मिट्टी के समान समझना, या फिर अपने दुख को छोटे से छोटा समझना, या फिर अपने दुख को बहुत बड़ा समझना, या फिर अपने दुख को घातक समझना। आपको इसमें बताना है कि अपने दुख को आप क्या समझेंगे। तो आपको अपने दुख को, यानी कि अपने दुख को छोटा से छोटा समझना है। क्या समझना है, छोटे से छोटा दुख समझना है किसी की परिस्थिति के सामने। अगर कोई आपसे ज़्यादा परेशान है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। जो आपका दुख है उसको बिल्कुल कम कर देना चाहिए कि मेरा दुख कम है उसका ज़्यादा है, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपका दायित्व होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, यदि आपका मित्र गलत राह पर जा रहा है, यदि आपका मित्र गलत राह पर जा रहा है, तो मित्र के रूप में आपका क्या दायित्व है। आप उसके मित्र हैं तो आपका क्या दायित्व है कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको सुधारना। क्या करना, उसको सुधारना, उसको समझाना। तो सभी के सामने उसके कार्यों के लिए फटकार लगाने और सुधरने के लिए कहना, यानी कि सभी के सामने उसको डांटना, फटकारना और सुधरने के लिए कहना कि भाई तू सुधर जा। ऐसा करना है आपको नहीं। आगे बात करते हैं, उसे एकांत में सही राह चलने के लिए समझाना, यानी कि सही राह पर चलने के लिए उसे एक शांत माहौल में ले जाकर उसको समझाना, यह होता है। या फिर अपने काम से काम रखना, या फिर उसे उसके हाल पर छोड़ देना। तो आपको इसमें बताना है कि आपका मित्र गलत राह पर जा रहा है तो मित्र के रूप में आपका क्या दायित्व बनता है। तो दायित्व यह बनता है कि उसे एकांत में ले जाकर सही राह पर चलने के लिए उसको समझाना, यही आपका सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, निम्न में से समूह से भिन्न शब्द है। इसमें आपको भिन्न शब्द बताना है, यानी कि एक अलग शब्द बताना है आपको। तो अलग शब्द क्या होता है, दुखी होता है, प्रसन्न होता है, विश्वसनीय होता है, या फिर शंका होती है। तो आपको इसमें क्या बताना है, एक अलग शब्द बताना है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। शंका है वह क्या होती है, शंका एक भिन्न शब्द है, एक अलग शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, मार्ग शब्द है, मार्ग के बारे में बताना है। मार्ग शब्द कैसा है, तत्सम है,
तद्भव है, देशज है या फिर आगत शब्द है। जो मार्ग है शब्द, यह आपका तत्सम शब्द हो जाता है। रास्ता की बात करते तो आपका क्या हो जाता, यह आपका तद्भव हो जाता। लेकिन आपसे मार्ग के विषय में पूछा है तो आपका तत्सम हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। तत्सम वह होती हैं जो संस्कृत के बने होते हैं, तद्भव वह होते हैं जो किसके बने होते हैं, जो हिंदी के बने होते हैं, वह आपके तद्भव होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। मार्ग का तत्सम शब्द होता है, मार्ग होता है, यह कैसा होता है, तत्सम शब्द होता है। रास्ता दे रखा होता तो आपका तद्भव हो जाता। आगे बात करते हैं, सीमित का विलोम शब्द है। आपको सीमित का विलोम शब्द बताना है। सीमित का विलोम शब्द क्या हो जाता है, तो असामान्य होता है, असमान होता है, असीमित होता है या फिर परिसीमित होता है। सीमित का जो विलोम शब्द होता है वह आपको बताना है क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, असीमित। सीमित यानी कि लिमिटेड और असीमित यानी कि अनलिमिटेड। क्या होता है, लिमिटेड आपका सीमित होता है, अनलिमिटेड आपका असीमित होता है, यानी कि किसी भी दायरे के अंतर्गत नहीं है। आगे बात करते हैं, यहाँ तक आपका एक गद्यांश हो गया। एक गद्यांश में आपने कितने क्वेश्चंस देखे थे, मैं आपको गिनवा देती हूँ। आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर आपके जो आपका यह इतना बड़ा गद्यांश दे रखा है, इसी में आपको आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो आपको परेशान नहीं होना है, इधर से उधर नहीं भटकना है, इसी में आपका आंसर छुपा होता है। ठीक, तो यहाँ से हमने देखा इसको, क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 क्वेश्चन दे रखे थे। 8 9 क्वेश्चन आते हैं आपके इस गद्यांश में। आगे बात करते हैं, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट ले रखी है, सी टेट में आपने जो लैंग्वेज है वह फर्स्ट ले रखी है, तो लैंग्वेज फर्स्ट में आपको हिंदी मिलेगी। क्या मिलेगी, हिंदी मिलेगी। तो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी में आपका क्या आता है, हिंदी में आता है आपका 9 नंबर का तो आपका गद्यांश आता है। क्या आता है, गद्यांश आता है। और बाकी 6 नंबर का आपका क्या होता है, पद्यांश होता है। पद्यांश होता है, यह आपके कितने नंबर हो जाते हैं, टोटल 15 नंबर हो जाते हैं। यानी कि 9 नंबर का आपका गद्यांश हो जाता है, 6 नंबर का पद्यांश होता है, तो आपके 15 नंबर यहाँ पे गद्यांश में आ जाते हैं। और व्याकरण का इसमें कोई भी पार्ट नहीं होता है, जैसे आपका यूपी टेट में होता है, वहाँ पे व्याकरण पूछी जाती है, लेकिन सी टेट में ज़्यादा व्याकरण नहीं पूछी जाती है। तो अगर व्याकरण के जो क्वेश्चंस दे रखे होंगे, तो आपको कहाँ पे दे रखे होंगे, जो आपका यहाँ पे हमने इसी जो गद्यांश है इसी में 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। एक था आपका तत्सम को लेकर और दूसरा था आपका एक विलोम शब्द को लेकर था। इस तरीके से आपको 1-2 क्वेश्चन आपको दे देगा व्याकरण का। तो यानी कि मुश्किल से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके व्याकरण के आते हैं, तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, नॉर्मल सा आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो आपको गद्यांश को और पद्यांश को अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से आपके यह 15 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने लैंग्वेज और 15 नंबर का क्या आता है आपका, यह आपकी पेडागोजी आती है। क्या आती है, पेडागोजी आती है, यह आपकी 15 नंबर की होती है। मैं आपको इसको भी सॉल्व कराऊंगी। अगर आपने जो लैंग्वेज है वह सेकंड ले रखी है, सेकंड लैंग्वेज में आपने संस्कृत ले रखी है, संस्कृत ले रखी है, तो इसमें भी आपका गद्यांश आता है। क्या आता है, इसमें आपके दोनों क्या आते हैं, गद्यांश आते हैं। दोनों ही इसमें गद्यांश आते हैं। किसमें, सेकंड लैंग्वेज में। आपने संस्कृत ले रखी हो या फिर इंग्लिश ले रखी हो, तो उसमें आपके क्या आएंगे, गद्यांश आएंगे, पैसेज आएंगे आपके दोनों। तो चलिए समझते हैं, क्योंकि आप एक जैसी दोनों लैंग्वेज को समान नहीं ले सकते। जैसे आपने फर्स्ट में हिंदी ले ली, तो सेकंड में भी आप हिंदी नहीं ले सकते हैं, आपको यहाँ पे अदर सब्जेक्ट लेनी होगी। या तो आप इंग्लिश लेंगे, या फिर आप संस्कृत लेंगे, या फिर आप उर्दू लेंगे, बांग्ला, जो आपकी अन्य जो राज्यों की भाषाएं होती हैं, यह आपको लेनी होती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका, यह आपका नेक्स्ट गद्यांश है कि निम्नलिखित गद्यांश में ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर आपको
बताने हैं। तो आपको यह इतना बड़ा गद्यांश दे रखा है, आपको इसी में से क्वेश्चंस को छांटना है। तो यहाँ पे दे रखा है कि उसे इससे अंतर नहीं पड़ता है, उसे इससे अंतर नहीं पड़ता है, रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकती हैं। यानी कि जो आपको यहाँ पे लाइन दे रखी है, तो उसे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, यानी उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको समानता, फर्क, दायित्व या फिर जिम्मेदारी, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको यहाँ पे गद्यांश में देखना है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ढूंढना है आपको गद्यांश में, उसे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर का मतलब होता है उसे इससे कोई भी क्या नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। अंतर का मतलब है कोई भी उसको दिक्कत नहीं होती, कोई भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि विनाश का विलोम शब्द है। आपको इसमें विनाश का विलोम शब्द बताना है। इसका विलोम शब्द क्या होता है, तो विनाशकारी होता है, सर्वनाश होता है, सृजन होता है या फिर विसर्जन होता है। विनाश का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होता है, आपको इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका विनाश का विलोम शब्द सृजन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्या होता है, सृजन होता है। अब हम समझते हैं जो विनाशकारी होती है, जो विनाशकारी होता है इसका जो विलोम शब्द होता है क्या होता है, निर्माणकारी। क्या होता है, विनाशकारी, निर्माणकारी। निर्माणकारी होता है। सर्वनाश की बात करते हैं तो सर्वनाश का क्या होता है, सर्वनाश। सृजन की बात करते हैं तो सृजन का आपका विनाश हो गया। अब हम बात करते हैं विसर्जन की। विसर्जन का क्या होता है, तो विसर्जन का आवाहन होता है। क्या होता है, आवाहन होता है, आवाहन होता है। यहाँ तक बात क्लियर, आपने समझा कि जो विलोम शब्द होता है, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है या फिर आपका विपरीत होता है। जिसका विपरीत अर्थ होता है, उल्टा अर्थ होता है, वही आपका क्या होता है, विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि पेड़ों की अत्यधिक कटाई का प्रभाव किस पर पड़ेगा। पेड़ों की जो कटाई होती है उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, तो वन्य जीवों पर पड़ेगा, पक्षियों पर, मनुष्यों पर, या वन्य जीवों, पक्षियों और मनुष्यों पर। जब हम पेड़ों की कटाई करते हैं तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, पूरी प्रकृति पर पड़ता है, यानी कि वन्य जीवों पर पड़ता है, पक्षियों पर पड़ता है और मनुष्य सभी पर पड़ता है। आपको यहाँ पे देखना है कि पेड़ों की कटाई का प्रभाव किस पर पड़ेगा। इसमें आपको छांटना है कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आपको इतना दे रखा है कि जीव आज भी प्रकृति से आज भर के लिए साधना पा साधन पाना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य आज भी जाने कब तक के लिए साधन आज पाना चाहते हैं। भले ही सोने के लिए 2 गज जमीन जरूरी हो, मगर वह फलांगों के बगले का निर्माण करते हैं। और भले ही इसके लिए कितने भी पेड़ क्यों ना काटने पड़े, भले ही प्रकृति में अनंत जीव बेसहारा हो सके और प्रकृति प्रदूषित होती जाए या फिर प्राणियों की भांति पाँव पाँव नहीं प्रदूषण फैलने वाले वाहनों में भी हो जाएगा। तो आपको इसमें यहाँ पे जो प्रभाव बताया है किस पर पड़ता है, जीवों पर भी पड़ता है और किस पे भी पड़ता है, पक्षियों पर भी पड़ता है। यानी कि पक्षी हैं वह बेसहारा हो जाएंगे, बिना पेड़ों के जीव हैं वह रह नहीं पाएंगे, और मनुष्य भी कितने भी घर बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन बिना प्रकृति के मनुष्य का जीवन बेकार है। यहाँ तक बात क्लियर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए। यानी कि हमें कौन सा कदम आगे उठाना चाहिए कि जो हमारी पीढ़ी है वह भविष्य में सुरक्षित रह सके। तो संसाधनों का अपव्यय करना, या फिर वर्तमान में जिस गति से संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं उसी गति से भविष्य में भी प्रयोग करना,
या संसाधनों का अभी से अपने घरों में भंडारण करना, या फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में संसाधनों का संरक्षण करना होगा। तो आपको इसमें बताना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए। तो हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए, गद्यांश पर चलते हैं। इसमें आपको देखना है कहाँ पे आपको दे रखा है। तो हमें अपनी फिजूल खर्ची की आदत के बसूभित यानी बसीभूत हो प्रकृति का अधिक से अधिक दोहन कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? दोहन कर लेना चाहिए, यानी कि आने वाली जो पीढ़ी है उसका दोहन कर लेना चाहिए। और क्या दे रखा है आपको? और देखना है आपको इसमें सुख और संतोषपूर्वक जीवन बिताने के लिए सभी साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएं। क्या कराएं? पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएं। क्या? साधन संतोषपूर्वक। तो आपको इसमें यहाँ पे देखना है। क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में संसाधनों का संरक्षण करना। किसका संरक्षण करना? संसाधनों का संरक्षण करना। यही आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि पाँव पाँव शब्द है, यह आपको बताना है। पाँव पाँव शब्द है, यह क्या है? पुनरुक्त शब्द है, विलोम शब्द है, रूढ़ शब्द है, या फिर तत्सम शब्द है। आपको यहाँ पे पाँव पाँव दे रखा है इस गद्यांश में, यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है कि यह कैसा शब्द है? पुनरुक्त है, विलोम शब्द है, रूढ़ शब्द है, या फिर तत्सम शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। यह क्या है? पुनरुक्त शब्द है। पुनरुक्त शब्द है यानी कि इसकी पुनरावृत्ति बार बार हुई है, पाँव और फिर दोबारा से पाँव। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है, यानी कि मनुष्य की प्रवृत्ति के बारे में बताना है। तो आवश्यकता से अधिक साधनों का दोहन करना, या प्रकृति अन्य प्राणियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, या अन्य जीवों के साथ समरस रहना है, या फिर वर्तमान के लिए साधन पाना है। तो आपको इसमें बताना है कि मनुष्य की जो प्रकृति है कैसी है। तो उस पर चलते हैं गद्यांश पर। मनुष्य की प्रकृति कैसी है आपने यहाँ पे पढ़ा था कि अपने फिजूल खर्ची की आदत से बसूबीत हो और प्रकृति का अधिक से अधिक दोहन कर लेना चाहता है। यानी कि जो मनुष्य है प्रकृति का क्या करना चाहता है? दोहन करना चाहता है। यही आपका सही आंसर हो जाता है। कहाँ गया आपका क्वेश्चन? प्रकृति का क्या करना चाहता है? दोहन करना चाहता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आवश्यकता से अधिक साधनों का दोहन करना। यानी कि जितने संसाधनों की उसको आवश्यकता नहीं है उससे ज़्यादा उनकी वह इच्छा करता है, यानी कि उनको बनाता है, साधनों को जोड़ता है, अपने पास रखता है। तो यही आपका क्या हो जाता है? यह मनुष्य की प्रवृत्ति हो जाती है। मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि इनसे प्रकृति के अनुकूल क्या है। आपको इसमें बताना है इनमें से जो प्रकृति के अनुकूल है वह क्या है। तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, या फिर आवश्यकता से अधिक संसाधनों का संग्रह करना, या आवश्यकता से अधिक संसाधनों का दुरुपयोग करना, या फिर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। तो आपको इसमें बताना है कि जो प्रकृति के अनुकूल क्या है। आपको इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण करना। यह क्या हो जाता है? प्रकृति के अनुकूल हो जाता है। क्या होता है? प्रकृति के अनुकूल होता है। अब हम बात करते हैं जो आपका पेड़ों की कटाई और आवश्यकता से अधिक संसाधनों का संग्रहण और आवश्यकता से अधिक संसाधनों का दुरुपयोग करना, यह आपके क्या हो जाते हैं? प्रतिकूल हो जाते हैं। क्या होते हैं? यह प्रतिकूल हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है, आपसे अनुकूल पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। यहाँ तक हमने गद्यांश को सॉल्व कर लिया, यानी कि हमने इस वीडियो के माध्यम से हमने 2 गद्यांश को इसमें सॉल्व किया है। उम्मीद करती हूँ आपको गद्यांश समझ में आए होंगे।
इसी तरीके से आपको सभी गद्यांश को करना है। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपका आंसर करेंगे। तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको और भी जो गद्यांश हैं, आपके जो सीटेट के एग्जाम में आए हुए गद्यांश हैं, इनको आपको और अच्छे से सॉल्व करा दूंगी। तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है। और मैं जो पेडागोजी है आपकी, जो हिंदी की पेडागोजी है, हिंदी की जो पेडागोजी है, हिंदी की जो पेडागोजी है, इसको भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। तो आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। बाकी मैंने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कराना स्टार्ट कर दिया है, चाहे वह सीडीपी हो या फिर ईवीएस हो या फिर यह हिंदी हो आपकी। आगे मैं मैथ कराऊंगी, तो आपको मैथ को भी अच्छे से कर लेना है। तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं आपको यह जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, इनको वहाँ पे मैं आपको भेज दूँगी। तो आपको वहाँ पे अच्छे से देख लेना है और इनका आपको अभ्यास करना है। तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपके पास मात्र 2 महीने हैं, 2 महीने में आपको अपनी तैयारी को अच्छे से कर लेना है और अब की बार इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेना है। 110 प्लस मार्क्स का टारगेट लेकर के चलना है आपको। तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।